हेलो एवरीवन, दिस इज अबू स्नेही और आज हम 1 दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। इसमें प्रीलिम्स एंड मेंस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग जितने भी करंट अफेयर्स हैं हम उसको देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए विद्यार्थी आईएएस को सब्सक्राइब भी करें। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। साइक्लोन फैंगल बैटर्स नॉर्थ तमिलनाडु कोस्ट, 3 डेड इन चेन्नई, फ्लाइट्स हिट। सो एक पर्टिकुलर साइक्लोन जिसका नाम फेंगल है वो तमिलनाडु कोस्ट तक आ चुका है। इसके बारे में मैंने आपको कल भी एक बहुत ही ब्रीफिंग दी थी। इस न्यूज़ के अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं वो इतने रेलेवेंट नहीं है, बट 2-3 चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है जो जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले तो एक बार इसकी लोकेशन देख लेते हैं हम। अगर मैं इंडिया का कोस्टल मैप ड्रॉ करूँ तो ये है बे ऑफ बंगाल, जो इंडिया की कोस्ट के ईस्टर्न साइड है। इसके वेस्टर्न साइड है अरेबियन सी, एंड ये पूरी जो कोस्ट है ये है ईस्ट कोस्ट और ये इंडिया की वेस्ट कोस्ट आ जाती है। ठीक है, तो जो साइक्लोन फेंगल है वो बे ऑफ बंगाल में इमर्ज हुआ है और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट की साइड। अब यहाँ पर क्या हुआ है, इस फेंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। सो अब ये जो रेड अलर्ट जारी करा गया है यहाँ पे एक कलर लिखा है जो कि है रेड। अब एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं रिगार्डिंग कलर कोडिंग। जिस तरह से साइक्लोन्स को कोड करा जाता है उस पर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो वो कोडिंग्स हमें पता होने चाहिए। जो कलर कोडिंग है उसमें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 4 कलर्स के थ्रू साइक्लोन्स को कोड करते हैं और ये चारों कलर्स यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहले ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसमें बेसिकली आपको यही ध्यान रखना है कि जो ग्रीन कलर है वो तब दिया जाता है जब ओवरऑल जो विंड की स्पीड होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है और उससे किसी को भी ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती। येलो अलर्ट तब ये जारी किया जाता है जब साइक्लोन थोड़ा पास आ रहा होता है लैंड के। और होता क्या है कि ये जो कोस्टल एरिया है यहाँ पे बहुत सारे फिशरमैन हैं जो अपनी बोट्स पे बैठकर फिश को कलेक्ट करने जाते हैं, तो उनकी सेफ्टी पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है और लोगों को अपडेट करा जाता है। जब ऑरेंज अलर्ट डाल दिया जाता है इसका मतलब ये है कि ज़मीन के आसपास जो हवाएं हैं वो बहुत तेज़ हो चुकी हैं। इतनी तेज़ नहीं हुई है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज हो, बट हवा इतनी तेज़ हो चुकी है कि जो फिशरमैन हैं उनके जो बोट्स है शायद थोड़ी कैप्साइज हो जाए। तो यहाँ पर बी प्रिपेयर्ड का एक पर्टिकुलर टर्म है जो यूज़ करा जाता है। दैट मीन्स ऑरेंज कलर कोडिंग तब इशू करी जाती है जब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम प्रिपेयर्ड रहें। एंड फाइनली जब साइक्लोन ज़मीन को हिट कर जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं लैंडफॉल। लैंडफॉल एक वो फिनोमेना है जब साइक्लोन ज़मीन के ऊपर आ जाता है। इससे क्या होता है कि जब साइक्लोन तेज़ हवाओं के साथ लैंड के पास आता है, मैं आपको एक बहुत छोटा सा डायग्राम पे बनाता हूँ। सपोज ये लैंड है ऊपर की साइड और यहाँ पे ओशियन है, ये पूरा ओशियन है। तो जब साइक्लोन इस डायरेक्शन में आ रहा है तो वो अपने साथ ओशियन के सरफेस पे जो पानी है ना उसको भी साथ में लेकर आता है और ये जो पानी है ये फिर लैंड पर आ जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, जो पानी है समुद्र का वो लैंड के ऊपर आ जाता है और इस फिनोमेना को कहते हैं स्टॉर्म सर्ज। ये कुछ कीवर्ड्स है जो आपको पता होने चाहिए, आप में से काफ़ी लोगों को ऑलरेडी शायद पता भी होंगे। इसको कहते हैं स्टॉर्म सर्ज। ठीक है, तो ये रेड अलर्ट के दौरान या फिर रेड अलर्ट इस पर्टिकुलर फिनोमेना के दौरान अप्लाई करा जाता है। इसमें क्या होता है, जो रोड्स हैं, रेलवे नेटवर्क्स हैं, इस पूरे नेटवर्क के ऊपर जो पानी है वो आ जाता है एंड जो नॉर्मल डे टू डे फंक्शन है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। हवाएं इतनी तेज़ हो जाती है कि फिजिकल डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है एंड इसलिए यहाँ पे रेड अलर्ट दिया जाता है। तो आपको ये डिफरेंस पता होने चाहिए, ये चारों कोड्स आपको पता होने चाहिए। एक और चीज़ यहाँ पर कि ये जो फेंगल नाम है जिसको टेक्निकली तो फाइन जेल बोला जाना चाहिए, वो किसने प्रपोज करा है, ये सऊदी अरेबिया ने प्रपोज करा है। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इंडियन ओशन जो है वहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ है इंडियन ओशन के अराउंड वो बारी बारी से चांस लेकर साइक्लोन्स को नेम करती है। तो ये जो साइक्लोन है इस बार चांस थी सऊदी अरेबिया की इस पर्टिकुलर साइक्लोन को नेम देने की। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो समराइज करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे 4 कलर कोडिंग है और नेम किसने दिया है, ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। स्टैटिक वेजेस कॉजिंग अ स्लो डाउन। सो कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने न्यूज़ पढ़ी थी
जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और उसकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इनका एम ये था कि इंडिया की जो अभी इस साल की जो ग्रोथ रेट है वो 6.5% से 7% रहेगी, और जो आरबीआई है उनका एम ये था कि जो इंडिया की इस साल की ग्रोथ है वो 7.2% रहेगी। ये चीज़ मैंने आपको कल बताई थी। और जब मैंने आपको ये बोला कि आरबीआई को या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये लगता है कि इस साल ग्रोथ इतनी रहेगी, तो वो इस साल का मतलब क्या है? इस साल का मतलब है अप्रैल 24 से लेके मार्च 25, ये एक पूरा साल काउंट करा जाता है। एक्चुअली इसी को फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। अप्रैल टू मार्च डिफरेंट ईयर्स में फाइनेंशियल ईयर काउंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सो अगर आप अप्रैल, मई और जून को काउंट करोगे तो इसको हम मानते हैं पहला क्वार्टर। इसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसको मान लेंगे हम दूसरा क्वार्टर। फिर आता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यह है थर्ड क्वार्टर या क्वार्टर 3। अभी हम क्वार्टर 3 के अंदर हैं, तो ये आपको पता है। लेकिन अगर देखा जाए तो पहले क्वार्टर और दूसरे क्वार्टर का जो जीडीपी डेटा है वो हमारे पास आ चुका है। तो पहले क्वार्टर की जो ग्रोथ रेट थी वो 6% से ज़्यादा थी, लेकिन ये देखा गया कि जो दूसरे क्वार्टर की ग्रोथ रेट है, जो अभी डेटा रिसेंटली रिलीज हुआ है, वो 5.4% ही है। तो मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने बीत चुके हैं इस फाइनेंशियल ईयर को, अप्रैल से सितंबर 6 महीने बीत चुके हैं, फिर भी जो हमारी ग्रोथ रेट है वो इस प्रिडिक्शन को कहीं टच भी नहीं कर रही। दैट मीन जो हमारी ग्रोथ रेट आई है वो काफ़ी कम है, स्पेशली क्वार्टर 2 में जो ओवरऑल ग्रोथ रेट थी वो बहुत कम थी। तो ये काफ़ी बड़ी कंसर्न की बात है। तो अब डिफरेंट यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हो गई है डिस्कशन में, उसमें हमें नहीं जाना। बट यहाँ पे एक चीज़ हाईलाइट करी गई है कि ये जो स्लो हुई है ग्रोथ अभी रिसेंटली, इसके साथ जो ओवरऑल वेजेस हैं, रियल वेजेस हैं, जो लोगों की ग्रो हो रही है, वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिवली ग्रो नहीं हुई। इनफैक्ट एक रिपोर्ट रिलीज हुई है, इंडिया रेटिंग्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने अपनी एक डेटा रिलीज करा है इन्होंने एक रिपोर्ट के अंदर, जिसका नाम है लेबर डायनामिक्स फॉर इंडियन स्टेट्स। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का जो बैकग्राउंड है वो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, और ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कराती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सर्वे है उसके बेसिस पे इस इंडिया रेटिंग्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, जिसमें उन्होंने ये क्लेम करा है कि पास्ट 5 ईयर्स में जो रियल वेजेस हैं उनकी ग्रोथ सिर्फ 0.01% हो चुकी है। अब ये देखो बहुत ही कंसर्न की बात है। ऐसा क्यों? आप खुद देखो कि कोई चीज़ 5 साल पहले 100 रुपए की थी, आज वो चीज़ 5 साल बाद 180 रुपीज़ की हो चुकी होगी। ठीक है, ये काफ़ी ऑब्वियस है। लेकिन जो इंसान 5 साल पहले 100 रुपये कमा रहा था, वो इंसान आज 100.01 रुपीज़ कमा रहा है। दैट मीन्स जो चीज़ वो अपनी पूरी इनकम से खरीद पाता था, आज वो खरीद नहीं पा रहा है। तो जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, वो तो बढ़ चुका है। ऊपर से जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो स्लो हो गई। इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो हो रही है। और बाय द वे, यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कल कि ये जो हमारा क्वार्टर 2 का डेटा है ना, 5.4%, ये पिछले 7 क्वार्टर्स का सबसे लोएस्ट डेटा है। 7 क्वार्टर मतलब एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो 3 into 7 इज पिछले 21 मंथ्स का सबसे लोएस्ट डेटा है ये 5.4%। तो 7 क्वार्टर्स का सबसे लो है, ये आपको पता होना चाहिए। सो इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम है, इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, और जो एक्चुअली रियल वेजेस की ग्रोथ है वो 0.01% ही है। या ये सारा डेटा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मेंस में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर ये जो जीडीपी वाला डेटा मैंने आपको बताया, इस पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकते हैं। तो समराइज करूं मैं इसको, तो आपको ध्यान रखना है कि जीडीपी फिगर अभी रिसेंटली क्या है, कंट्रोवर्सी क्या है, और रियल वेज ग्रोथ हमारी कितनी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। सीड कांग्रेस रिजॉल्व्स टू प्रमोट बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स। सो सीड इकोसिस्टम में इंडिया में जितने भी स्टेक होल्डर्स थे वो आए साथ में, और उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया। एक्चुअली होता क्या है कि इंडिया में जो फार्मर्स हैं उनको सीड्स दिए जाते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि फार्मर्स को ये सीड्स खरीदने पड़ते हैं। फिर एक और सिस्टम है कि फार्मर्स खुद ही के सीड प्रिपेयर करता है। ऐसा भी होता है, मतलब उसने कोई क्रॉप उगा रखी है, उसने वो क्रॉप काटी, और उससे ही जो उसको सीड मिले उसी को उसने अगले फसल की साइकिल के लिए ग्रो कर दिया।
सो द थिंग इज कैसे मल्टीपल वेज में फार्मर्स के पास सीड्स आते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, प्राइवेट कंपनीज की, कि वो इंश्योर करे कि जो सीड्स फार्मर्स के पास आए वो अच्छी क्वालिटी के हो या हाई क्वालिटी के हो। बट इस हाई क्वालिटी का मतलब एक्चुअली है क्या, वो देखते हैं। तो अभी रिसेंटली ये नेशनल सीड कांग्रेस एक समिट हुई थी जहाँ पे इन्होंने इनोवेटिव सीड टेक्नोलॉजीज़ को बनाने की बात करी थी। अब इनोवेटिव सीड टेक्नोलॉजीज़ में कौन कौन सी चीज़ आती है, इसमें 3-4 चीज़ें मैंशन है जो मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। पहले तो यहाँ पे लिखा है हाइब्रिड एंड बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स। ऐसे सीड्स बनाने हैं जिससे हाइब्रिड और बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स बने। अब इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। एक कैरेट है, ठीक है, एक कैरेट की वैरायटी मान लेते हैं जिसके अंदर आयरन काफ़ी अच्छा है, मान लेते हैं जिसके अंदर आयरन काफ़ी अच्छा है। एक दूसरी कैरेट की वैरायटी है जिसके अंदर आयरन तो कम है लेकिन वो क्या है, ड्राउट रेजिस्टेंट है। ड्राउट रेजिस्टेंट मतलब कि अगर सूखा पड़ जाएगा तब भी ये जो कैरेट है ये उग जाएगी, ठीक है। तो ये जो कैरेट है ये ड्राउट रेजिस्टेंट नहीं है, इसको अगर अच्छा सा पानी नहीं मिला तो ये उग नहीं पाएगी, लेकिन इसके अंदर आयरन है। एक दूसरे टाइप की कैरेट है जो ड्राउट रेजिस्टेंट तो है लेकिन इसमें आयरन की कमी है। अब मान लेते हैं इंडिया में ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं, जैसे राजस्थान वाला रीजन हो गया, फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला कुछ रीजन हो गया, यहाँ पर ड्राउट काफ़ी पड़ता है। और ये भी मान लेते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं उनकी आयरन की कमी है। तो क्यों ना हम ऐसी कैरेट बनाएं जो कि ड्राउट रेजिस्टेंट भी हो और उनमें आयरन भी हो। तो क्या करा जाता है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कराई जाती है या फिर हाइब्रिड सीड्स प्रिपेयर करे जाएंगे। इसमें कुछ नहीं होगा, इन दोनों क्रॉप्स को क्रॉस करा जाएगा। इनको क्रॉस करेंगे और कुछ ट्रायल एंड एरर के बाद थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ेगा। उसके बाद जो है एक कैरेट की वैरायटी बना दी जाएगी जिसके अंदर आयरन भी होगा और वो ड्राउट रेजिस्टेंट भी होगी, मतलब वो सूखे इलाकों में उग भी जाएगी और उसके अंदर आयरन भी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि ये वाली जो क्रॉप थी ना, ये वाली क्रॉप, अब इसके अंदर आयरन आ गया। मतलब इसको जब इस दूसरी क्रॉप के साथ क्या करा हमने, क्रॉस करा, तो इसका जो बेबी है फ्यूचर या फिर इसका जो नया फॉर्म है इसमें आयरन आ चुका है। तो यहाँ पे जितनी भी क्रॉप्स अब होंगी वो क्रॉप्स होगी जिनमें एक्स्ट्रा आयरन आ चुका है। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे इस क्रॉप का फोर्टिफिकेशन कर दिया, ठीक है, या इसको हमने फोर्टिफाई कर दिया, ये आप ध्यान रख सकते हो। तो अब ये जो क्रॉप है नहीं, ये फोर्टिफाइड, ये इसको टर्म यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको ये बोलना है कि ये फोर्टिफाई कर दिया इसको, ये क्रॉप जो है फोर्टिफाइड है, क्योंकि हमने इसकी जो न्यूट्रिशनल, जो इसका ओवरऑल न्यूट्रिशन था ना, उसको हमने बढ़ा दिया है। सिंपल। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा कि इसको हमने कैसे करा है। हमने नॉर्मल बायोलॉजिकल फंक्शन के थ्रू करा है, इसलिए इसको कह देंगे हम बायो फोर्टिफिकेशन या फिर बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स। तो यही मतलब है। और ऐसे ही सीड्स अगर हम फार्मर्स को देंगे तो फार्मर्स के जो क्रॉप्स है वो और ज़्यादा बेटर हो जाएंगी और डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी शायद सर्वाइव करने की पोटेंशियल रख सके। देन स्ट्रेस टॉलरेंट वेराइटीज़, इस ही प्रोसेस से स्ट्रेस टॉलरेंट वेराइटीज़ भी बनाई जाएगी। अब ये स्ट्रेस कौन कौन से होते हैं, जो सीड्स हैं उनके ग्रो होने के फेज़ में कौन कौन से स्ट्रेस वो फेस कर सकते हैं। हो सकता है कि जो सॉइल है उसका पीएच लेवल बहुत कम हो, मतलब वो सॉइल काफ़ी एसिडिटी हो उसके अंदर, या फिर पीएच लेवल ज़्यादा है तो सॉइल काफ़ी बेसिक हो सकती है। उसके अलावा सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिशन है उसकी कमी हो सकती है। एक्चुअली क्या होता है, जिस जगह बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे ज़मीन की जो टॉप सॉइल है ना वो बह जाती है, और टॉप सॉइल में ही बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अभी ज़मीन की टॉप सॉइल बह गई तो टॉप सॉइल के न्यूट्रिएंट्स खत्म, तो क्या होगा, सीड्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। तो ये भी एक तरह का स्ट्रेस है। फिर टेम्परेचर डिफरेंट होना, पानी वाटर की अवेलेबिलिटी या वाटर की कमी होना, एक स्ट्रेस होगा जहाँ पे ड्राउट है, सूखा है तो पानी की कमी। एक टाइप का स्ट्रेस होगा जहाँ पे वाटर लॉगिंग हो रही है, मतलब वहाँ पे इतनी बाढ़ आ गई कि जो सॉइल है वो पानी से ही भरी हुई है, ये भी एक टाइप का स्ट्रेस है। तो इतने टाइप्स के स्ट्रेस सीड्स को फेस करने पड़ते हैं, एंड दैट इज़ वाई स्ट्रेस टॉलरेंट वेराइटीज़ ही बनाने की बात की जा रही है। एक्सेलरेटेड ब्रीडिंग साइकिल्स, ऐसे हमें सीड्स बनाने हैं जो बहुत ही जल्दी हार्वेस्ट करे जाएं। इससे क्या होगा, फार्मर का पूरा जो टाइम है वो बचेगा। ये सारी चीज़ें।
उसके अलावा क्लाइमेट रेजिलेंट प्रैक्टिसेस को भी फोकस करना है। अब इसका क्या मतलब है क्लाइमेट रेजिलेंट प्रैक्टिसेस? एक्चुअली हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो अभी अंडरगो कर रहा है क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट चेंज हमारे पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के दो सबसे बड़े फीचर्स हैं जो कि एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया, बट फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक हो गया एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स क्या होगा कि जहाँ पे नॉर्मल बारिश आती थी वहाँ पे फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, और जहाँ पे बारिश बहुत कम आ रही थी वहाँ पे कंप्लीटली सूखा पड़ गया, कंप्लीटली ड्राउट आ गया। दूसरा होता है इरेटिक वेदर बिहेवियर। इरेटिक मतलब जहाँ पे बारिश आती थी वहाँ पर सूखा पड़ गया, और जहाँ पे सूखा पड़ता था वहाँ पे बाढ़ आ गई या फिर बारिश आ गई। अब देखो इन दोनों फीचर्स में क्या हो रहा है, जो क्रॉप्स हैं उनको काफ़ी डैमेज होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि क्रॉप्स को एक एम्बियंट एटमॉस्फेयर चाहिए, और एक्सट्रीम वेदर इवेंट से, इरेटिक बिहेवियर से जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबली बदलता है और क्रॉप्स एडजस्ट नहीं कर पाती, और इससे क्या होता है बहुत ज़्यादा क्रॉप फेलियर हो जाता है। सो ऐसी वेराइटीज़ बनाना जो कि इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स या फिर इरेटिक वेदर इवेंट्स को झेल सके, तो ये दोनों भी कुछ ना कुछ स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं सीड्स को। तो ये ऐसे सीड्स बनाना जो कि क्लाइमेट रेजिलेंट हो और क्लाइमेट चेंज का जो स्ट्रेस है उसको झेल पाए, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब इसमें दो प्रैक्टिसेस इस न्यूज़ के अंदर मैंशन है। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस हैं, बट दो प्रैक्टिसेस यहाँ पे मैंशन है कि एक तो हम सीड्स भी ऐसे बनाएंगे जो कि क्लाइमेट रेजिलेंट होंगे, फिर हम ऐसी प्रैक्टिसेस यूज़ करेंगे एग्रीकल्चर में जिससे क्लाइमेट रेजिलियंस पूरे एग्रीकल्चर की बढ़ जाएगी। जैसे डायरेक्ट सीडेड राइस। अभी क्या होता है राइस को उगाने के लिए, ये आपको पता भी होगा वैसे, कि राइस को एक बार नर्सरी में उगाया जाता है, उसके बाद उसको मेन फील्ड में उगाया जाता है। डीएसआर में या फिर डायरेक्ट सीडेड राइस में क्या होता है कि ये नर्सरी में ज़्यादा टाइम नहीं रखा जाता, उसको डायरेक्टली जो मेन फील्ड है उसमें राइस को प्लांट कर दिया जाता है। फिर जीरो टिलेज। जीरो टिलेज का मतलब क्या है कि सपोज एक क्रॉप है, एक ज़मीन है जिसके ऊपर क्रॉप थी, ठीक है, इस क्रॉप का टाइम आ गया और फिर इस क्रॉप को काट लिया गया। ठीक है, इस क्रॉप को पूरा काट लिया गया, लेकिन क्या हो जाएगा क्रॉप को काटने के बाद, ये जो क्रॉप का कुछ डेब्री या मलबा या जो उसके रेजिड्यूज हैं वो ज़मीन पर पड़े रहेंगे। तो इसको फिर बहुत सारे फार्मर्स क्या करते हैं, जो खुरपी होती है या स्पेड होता है, इससे सैंड को या टॉप सॉइल को वो टिल करते हैं, इसको वो खोदते हैं थोड़ा, ताकि एयर और मॉइस्चर रेगुलेट हो जाए। इससे होता यह है कि जो ओवरऑल कार्बन इस सॉइल ने स्टोर करा है ना, वो वापस रिलीज हो जाता है एयर में। जीरो टिलेज में क्या होता है, ये जो कार्बन है ये रिलीज नहीं होता, जो न्यूट्रिएंट इसके अंदर स्टोर्ड हैं वो रिलीज नहीं होते। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ़ायदेमंद, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं या रिजल्ट्स हैं जो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है जब हम ज़ीरो टिलेज करते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें ना यहाँ पे मेंशन थी इस आर्टिकल में, इसलिए ये बताना काफ़ी ज़रूरी था। इन सारी इंफॉर्मेशंस पर प्रीलिम्स में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। मेंस में भी क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पता है कि इसका मतलब क्या है और उसको कैसे अचीव करना है या अप्रोच करना है। एटलीस्ट उसका एक छोटा पोर्शन तो आपको पता है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। कटक हॉस्पिटल लाइकली टू बी वन स्टॉप सेंटर फॉर सिकल सेल अनीमिया ट्रीटमेंट। तो सिकल सेल अनीमिया इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक डिजीज़ है। एक्चुअली इंडिया के अंदर वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट सिकल सेल अनीमिया या सिकल सेल डिजीज़ वाले पेशेंट्स होते हैं। अब ये होता क्या है, एक्चुअली जो हमारा रेड ब्लड सेल है वो राउंड शेप का होता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल राउंड शेप का होता है, लेकिन कुछ जेनेटिक म्यूटेशन के कारण जो रेड ब्लड सेल है उसके अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसके डीएनए में स्टोर्ड है, ठीक है, तो डीएनए में कहीं कहीं कुछ अनवांटेड इन्फॉर्मेशन आ जाती है, इसी को कहते हैं म्यूटेशन। अब ये जो अनवांटेड इन्फॉर्मेशन डीएनए के अंदर आ गई, ये इस सेल को नॉर्मली परफॉर्म करने नहीं देगी। इनफैक्ट इस सेल की पूरी जो शेप है ना वो राउंड की जगह ऐसी हो जाती है थोड़ी सी, और इसी को हम बोलते हैं सिकल सेल। एक्चुअली जो सिकल होता है वो एक फार्मर का टूल होता है जो इस शेप का दिखता है, आपने देखा भी होगा इसे। इसलिए इस पर्टिकुलर कंडीशन में जिसमें रेड ब्लड सेल्स इस शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं उसको बोलते हैं सिकल सेल अनीमिया या फिर सिकल सेल डिजीज़। अब होता क्या है, एक नॉर्मल रेड ब्लड सेल क्या कर रहा है, एक नॉर्मल रेड ब्लड सेल मेनली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन की, वो लंग्स के थ्रू रेड ब्लड सेल्स के अंदर जाती है
और ये रेड ब्लड सेल्स हमारी पूरी बॉडी में इस ऑक्सीजन को ले जाते हैं। अगर इस सेल की शेप ही बदल गई तो ना तो ये ढंग से ऑक्सीजन लंग्स से खुद एब्जॉर्ब कर पाएगा और ना ही ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एंड स्पेशली इंडिया के अंदर जो ट्राइबल बेल्ट है वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड एक और चीज़, ये एक इनहेरिटेड डिजीज़ है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ये म्यूटेशन जो इस डीएनए में आ चुका है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। ये जितनी भी मैंने अब तक आपको साइंटिफिक बातें बताई हैं, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पे बनता है, क्योंकि डिजीजेस को लेके क्वेश्चंस बनते हैं एंड बायोटेक्नोलॉजी को भी लेकर प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फाइन। अब ठीक है। और अनीमिया क्या होता है? अनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे बॉडी के अंदर आयरन की कमी है, और आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन के अंदर या फिर रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता ही है। सो अगर रेड ब्लड सेल ही पूरी बॉडी में ढंग से ट्रैवल नहीं कर पा रहे तो आयरन भी ट्रैवल नहीं कर पाता, इसी को अनीमिया बोला जाता है। सो अब हुआ क्या है कि कटक जो कि उड़ीसा के अंदर है, वहाँ पर यूनिसेफ ने विजिट करा है और वहाँ पे एक वन स्टॉप सेंटर बनाने की बात की जा रही है, जहाँ पे सिकल सेल अनीमिया की जितने भी रिलेटेड डाउट्स हैं लोगों के वो पूरे होंगे। यहाँ पे एक कुछ हद तक ट्रीटमेंट भी शायद दिया जाए। उड़ीसा बाय द वे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे नंबर 1 पे आता है ओवरऑल सिकल सेल अनीमिया डिजीज़ को लेके। एंड यहाँ पे जो डिजीज़ रेट है वो 1.88% या फिर 1.9% है। इस डिजीज़ रेट का मतलब क्या होता है? डिजीज़ रेट का मतलब है कि अगर आप ओडिशा में निकलो और 100 लोगों को, या फिर मान लेते हैं इसको 100 लोगों को आप रैंडमली चेक कर रहे हो, या फिर जो ट्राइबल एरिया है जहाँ पे ये सिकल सेल अनीमिया हो सकता है वहाँ पे आप रैंडमली लोगों को चेक कर रहे हो, तो उनमें से 1.9 लोग जो हैं उनको सिकल सेल अनीमिया होगा। पूरे इंडिया में ये जो डिजीज़ रेट है ये 0.38% है। तो जो नेशनल एवरेज है उससे बहुत ज़्यादा डिजीज़ रेट उड़ीसा के अंदर है सिकल सेल अनीमिया को लेके। तो ये आपको ध्यान रखना है। और क्या इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ करा है? हाँ, 23 में गवर्नमेंट ने एक नेशनल सिकल सेल अनीमिया मिशन लॉन्च करा था, जिसमें एम ये है कि जब इंडिया अपने इंडिपेंडेंस के 100 ईयर्स पूरे कर लेगा, मतलब 2047, तब हमारा ये टारगेट है कि तब तक हम कंट्री में से सिकल सेल अनीमिया को एलिमिनेट कर देंगे। और यहाँ पे अब तक 17 स्टेट्स में जो स्क्रीनिंग है ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट्स में वहाँ पे चल रही है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, इन पर भी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखा जाए तो अगर इसको समराइज़ करें तो सिकल सेल अनीमिया एक ऐसी डिजीज़ है जो जेनेटिक डिजीज़ है, उसको इनहेरिट करा जा सकता है, और वो एक डीएनए के अंदर म्यूटेशन के कारण होती है, जिससे जो राउंड रेड ब्लड सेल्स हैं वो सिकल शेप के हो जाते हैं। ये ट्राइबल डोमिनेटेड इलाके में ज़्यादा होती है। ओडिशा नंबर 1 पे आता है, इंडिया वर्ल्ड में नंबर 3 पे आता है। एंड इसके अलावा एक नेशनल सिकल सेल एलिमिनेशन मिशन चल रहा है जो कि 23 में लॉन्च हुआ था, और एम है कि 47 तक आते आते हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो ये इसकी पूरी समरी हो गई। नेक्स्ट न्यूज़, निर्मला सीतारमन अर्जेस वुमेन टू जॉइन सेंट्रल स्कीम्स टू बी सेल्फ रिलायंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इस न्यूज़ के अंदर कुछ चीज़ें मेंशन है, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे विमेन इंडिया में गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू पैसे कमा सकती हैं अलग से। कैसे? देखो, हमारी कंट्री में बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, और ये जो एसएचजीज हैं ये क्या है? बहुत सारे लोग आते हैं साथ में और अपने कुछ रिसोर्सेस को कंबाइन करते हैं और फिर एक ग्रुप बना लेते हैं। फिर साथ में क्या होता है, ये जो ग्रुप है ये साथ में किसी ना किसी चीज़ की ट्रेनिंग लेता है, कुछ ना कुछ चीज़ ये सारे लोग मिलके प्रोड्यूस करते हैं, और इसी बेसिस पे ये मार्केट में जाके उनको सेल करते हैं। और जब इतने सारे लोग एक साथ आ रहे हैं तो जो बैंक्स हैं वो भी थोड़ा इजीली लोगों को लोन भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर एक इंसान लोन लेने जाएगा बैंक के पास, और यूजुअली जो एसएचजीज होते हैं उसमें रूरल इंडिया के लोग हैं। अब रूरल इंडिया के लोगों के पास ज़्यादा एसेट्स तो होते नहीं कि वो गिरवी रख के लोन ले ले, लेकिन एसएचजीज जब एक साथ आते हैं तब बैंक इस पूरे ग्रुप को एक लोन दे सकता है, क्योंकि इन सब ने अपने सारे छोटे छोटे एसेट्स को कंबाइन कर लिया है, पूल कर लिया है। तो ऐसे एसएचजीज रन करते हैं, और गवर्नमेंट को भी काफ़ी ईजी रहता है, क्योंकि वो एक एक बेनिफिशियरी को ढूंढने जाएगी। इससे बेटर है वो इस एसएचजी को ही एक स्कीम का फ़ायदा दे दे, और फिर एसएचजी आपस में उस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है एसएचजीज का। तो हुआ क्या है, हुआ ओवरऑल ये है
कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी है जिसमें एसएचजीज की मदद ली जाएगी या इनकी हेल्प ली जाएगी और इनको प्रमोट भी किया जाएगा। इससे क्या है, जो एसएचजीज के मेंबर्स हैं वो पैसे कमा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक स्कीम लॉन्च करी है ड्रोन दीदी, एक और स्कीम का नाम है लखपति दीदी। ये रिसेंटली लॉन्च स्कीम्स हैं, इसलिए इन पर प्रीलिम्स में भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं। वो आपको डिटेल में स्कीम के सेक्शन में देखना है, बट मैं बहुत ब्रीफली यहाँ पे आपको इन चीज़ों को बता देता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो जो ड्रोन दीदी स्कीम है उसमें क्या होगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बहुत सारे एसएचजीज को ड्रोन्स प्रोवाइड करेगी और इन ड्रोन्स की जो 80% कॉस्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही दे देगी और 8 लाख इसकी अपर लिमिट है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, जब एसएचजीज को ड्रोन्स मिलेंगे तो उससे वो एसएचजीज करेंगे क्या, तो एसएचजीज क्या है, खुद का 20% पैसा लगाएंगे और फिर 80% सेंट्रल की हेल्प लेके वो ड्रोन ले लेंगे। अब क्या होगा, अब गांव के अंदर या विलेजेस में ड्रोन्स के बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। एक तो जो लैंड रिकॉर्ड, अभी इंडिया में क्या चल रहा है, जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं ना उनको डिजिटाइज करा जा रहा है, ऑनलाइन अपलोड करा जा रहा है, लेकिन उसके लिए हमें मैपिंग करने की ज़रूरत है। तो ड्रोन्स को लैंड के ऊपर उड़ा के डेफिनेटली मैपिंग करी जा सकती है। फिर बहुत जो बड़े बड़े फार्म्स हैं, एग्रीकल्चर के फार्म्स, उसमें भी ड्रोन्स की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। जैसे आप ड्रोन को यूज़ करके सीडिंग कर सकते हो ऊपर से ही, स्पेशली अगर जो टेरेन है ना थोड़ा माउंटेनियस है, तो यहाँ पे ड्रोन की मदद से जो बीज हैं उनको ज़मीन पे अच्छे से सीरीज वाइज डाला जा सकता है। ड्रोन से ही फर्टिलाइजर्स भी अप्लाई करे जा सकते हैं। ड्रोन से भी मैपिंग करी जा सकती है एग्रीकल्चर की कि कितना हार्वेस्ट हुआ है, कितना नहीं हुआ है। कोई डिजीज़ फैल रही है पूरे खेत में तो ड्रोन की मदद से पता लगाया जा सकता है कि कितनी डिजीज़ फैली है या नहीं। मतलब बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एसएचजीज में जो विमेन है स्पेशली, बाद में आपको ध्यान रखना है कि ऑलमोस्ट 85 से 90% इंडिया में जो एसएचजीज हैं वो ज़्यादातर वुमेन लेड ही हैं। तो जो वुमेन है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ड्रोन उड़ाने की और उनको बहुत ही चीप रेट पे ड्रोन्स भी मिलेंगे। तो अब क्या है, ये जो वुमेन है ये अब अपनी जो सर्विस है ड्रोन वाली उसको सेल करेगी विलेजेस में या फिर सिटीज़ में भी। तो इनके पास क्या है, एक नया लाइवलीहुड ऑप्शन आ गया। अभी ड्रोन को यूज़ करके अपनी सर्विसेज देके पैसा कमा सकती है, सिंपल। तो ये है ड्रोन दीदी स्कीम। अब हो क्या रहा है कि ऐसे ही बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके थ्रू जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको गवर्नमेंट चीप ट्रेनिंग देती है, कभी कभी तो बहुत ही सस्ता मार्केट एक्सेस दे देती है ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने प्रोडक्ट जाके बेच सके। कभी कभी तो इनको बहुत ही चीप सस्ता लोन भी दे देती है, कभी डायरेक्ट फाइनेंस या ग्रांट दे देती है, एक तरह से डोनेशन। ट्रेनिंग यहाँ पे मिलती है, गवर्नमेंट खुद ही इनके प्रोडक्ट्स भी खरीद लेती है बहुत बार। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती रहती है जिससे जो एसएचजीज में लोग हैं उनकी एवरेज इनकम ना बढ़ती जाती है। एंड इसीलिए एम ये है कि गवर्नमेंट ने एक बहुत सारी, जैसे नमो दीदी स्कीम हो गई है ना, और बहुत बार क्या होता है जो गवर्नमेंट स्कीम्स चला रही है उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि ग्राउंड लेवल पे जाके कोई ग्रुप हो जो कि गवर्नमेंट की हेल्प करे, और गवर्नमेंट इस ग्रुप को पैसे दे सकती है हेल्प के। तो यहाँ पे भी एसएचजीज को पैसे मिल जाएंगे अगर वो गवर्नमेंट की हेल्प करेगी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में भी। तो गवर्नमेंट ने एक ऐसा पूरा पैकेज बनाया है जिसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं। ड्रोन दीदी उसमें से एक ऐसी स्कीम है। अब इन सारी स्कीम्स में से जो एसएचजीज हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे, खुद की जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करेंगे, और ओवरऑल क्या होगा देखा जाए तो एक साल में जो एसएचजीज के मेंबर्स हैं वो 1 लाख रुपए तक कमाने लग जाएंगे इस पूरे पैकेज के थ्रू। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पूरा आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि यहाँ पे हुआ क्या है। तो उससे आपको एक आइडिया होता है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से एम कर रही है विमेन एम्पावरमेंट का थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के अंदर। अब यहाँ पे कुछ साइंस एंड टेक की न्यूज़ आएगी। अ सिंपल लैब टेस्ट हेल्प्स डिटेक्ट बैक्टीरिया इन फ्लूइड्स। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। एक्चुअली जो फ्लूइड्स होते हैं जैसे वाटर हो गया, कोई ह्यूमन फ्लूइड हो गया या मिल्क हो गया, इनके अंदर बैक्टीरिया है या नहीं ये कैसा पता चलेगा। नॉर्मली क्या होता है कि इसको लैब टेस्ट में इस पर लैब टेस्ट करा जाएगा और उसमें काफ़ी टाइम लगता है और तब पता चलता है कि इसके अंदर बैक्टीरिया का कोई स्ट्रेन है या नहीं। लेकिन उससे एक ईजियर तरीका और बहुत ही फास्ट तरीका अभी रिसेंटली पता चला है। इसमें क्या है कि जो फ्लूइड्स हैं उसमें कलर चेंज होता है तो वो इजीली पता चल जाता है। मतलब कोई वाटर है, अब उसमें आपने कुछ केमिकल डाला तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो क्या कलर चेंज वाली जो टेक्निक है
क्या उसको यूज़ करके हम बैक्टीरिया उस पानी में है या नहीं ये पता लगा सकते हैं? पता लगा सकते हैं। क्या होगा, इस किसी भी फ्लूइड के अंदर बैक्टीरियोफेज को डाला जाएगा। अब ये क्या होता है, देखो जो वायरस है, ये आपको ध्यान रखना है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो बहुत टाइप के होते हैं, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, एक्सेट्रा। तो जो वायरस है ना, वो ऑलमोस्ट सारी चीज को अटैक कर सकता है। वायरस ह्यूमन सेल्स को अटैक करता है, वायरस प्लांट सेल्स को भी अटैक करता है, इनफैक्ट वायरस बैक्टीरिया पर भी अटैक कर सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ऐसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं कि वायरस किस किस पे अटैक कर सकता है, एक्सेट्रा। तो वो वायरस जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करता है, उस वायरस को ही कहते हैं बैक्टीरियोफेज। और ये वायरस क्या है, हमारा ह्यूमंस का फ्रेंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें किसी बैक्टीरिया को मारना है तो क्या करेंगे, हम उस बैक्टीरिया पे ये बैक्टीरियोफेज छोड़ देंगे, उस वायरस को एक्सपोज कर देंगे और वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो होता क्या है, जो वायरस है, सपोज एक पानी है, ये पानी लिक्विड है, अब इसके अंदर ना छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं, लेकिन वो तो हमें दिख तो रहे हैं नहीं। हम इसमें बैक्टीरियोफेज छोड़ देंगे और बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरिया पे अटैक कर देंगे। इस अटैक के कारण वो ऐसा कुछ केमिकल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिससे पानी का ओवरऑल कलर बदल जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर बैक्टीरिया है या नहीं। सपोज इस पानी के अंदर बैक्टीरिया थे नहीं, तो वायरस किसी बैक्टीरिया से अटैच कर ही नहीं पाता, तो पानी का कलर भी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे कलर चेंज को यूज़ करके डायग्नोसिस करना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहीं पे वायरस को यूज़ करा जाता है। तो प्रीलिम्स में किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पर्टिकुलर थीम से, या फिर बैक्टीरियोफेज क्या है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इमर्जिंग H5N1 म्यूटेशंस रेज रिस्क फॉर ह्यूमन इन्फेक्शंस। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही कंसर्निंग न्यूज़ है। अच्छी बात यह है कि इस आर्टिकल में हमें एक क्रोनोलॉजी दे रखी है जिससे चीज़ें काफ़ी सिंपल हो जाती हैं समझना। बट देखते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। अब देखो, यहाँ पे प्रीलिम्स में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जितने भी मैं आपको टर्म्स बताऊंगा उन सब का वो मीनिंग पूछ सकते हैं, और ये पूछ लेंगे कि ये चीज़ न्यूज़ में क्यों है, कैसे भी पूछ सकते हैं। इसलिए इस न्यूज़ को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर डिस्कशन मैं पहले भी शायद 3-4 दिन पहले भी कर चुका हूँ। एनीवे, H5N1 नाम है एक टाइप के इन्फ्लुएंजा वायरस के इन्फेक्शन का, ठीक है। स्पेशली इन्फ्लुएंजा ए, ये टाइप का वायरस है जो एक बीमारी करता है जिसको कहते हैं H5N1। H5N1 का नॉर्मल कुछ नाम है क्या? हाँ, इसका नाम है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू मतलब ये एक ऐसा वायरस है या ये एक ऐसी डिजीज है जो कि बर्ड्स को होती है, ठीक है। अगर कोई डिजीज बर्ड्स को हो रही है तो हम क्यों कंफ्यूजन में आ रहे हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली ये जिन बर्ड्स को हो रहा है ना, वो ये बर्ड्स हैं जो कि काफ़ी सारे लोग खाते हैं, जैसे चिकन, टर्की एक्सेट्रा। तो अगर ये एक बहुत बड़े एरिया में बहुत सारे चिकन को स्टोर करके रखा है और उनमें से चिकन को बर्ड फ्लू हो जाएगा, तो अब वो चिकन खाने लायक नहीं रहेंगे, उनको कल करना पड़ेगा। कल मतलब जब भी एनिमल्स को बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में मारा जाता है तो उसको कल बोला जाता है। तो क्या करा जाता है कि ऐसे बर्ड्स को, चिकन को कल कर दिया जाता है। वो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है किसी भी फार्मर के लिए, क्योंकि वो किसी को बेच भी नहीं सकता, ना ही इसको खाया जा सकता है। तो ये इसलिए हमारे लिए कंसर्न था बर्ड फ्लू, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, बर्ड फ्लू हमने देखा कि कहीं ना कहीं वो किसी मैमल में भी मिल गया। बर्ड ना एव्स होती हैं, बर्ड मैमल नहीं होती। तो वो एक मैमल एक एनिमल में मिला, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न हो गया कि था तो H5N1 सिर्फ बर्ड फ्लू, लेकिन वो तो मैमल में जंप कर गया, ठीक है। फिर देखा गया कि उस एरिया में जितने भी वो मैमल एनिमल्स रह रहे थे वो बहुत सारे मैमल्स में फैल गया। मतलब अब देखो, नई नई चीज़ें हमें पता चल रही बर्ड फ्लू के बारे में। एक तो चीज़, बर्ड फ्लू बर्ड से मैमल्स में ट्रांसमिट हो जाता है। दूसरी चीज़, इसमें मैमल टू मैमल ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है, ठीक है, ये भी हमें पता चला। लेकिन एक और न्यूज़ आई। न्यूज़ ये आई कि यूएस या कनाडा में एक इंसान को भी, एक ह्यूमन को भी बर्ड फ्लू हो गया। ये वो इंसान था जो कि एक बर्ड फार्म में या फिर चिकन फार्म में काम करता था, और ये माना जाता है कि अब ये जो वायरस है ये बर्ड से ह्यूमन में भी जंप कर सकता है। जब कोई भी वायरस या कोई भी डिजीज एनिमल से ह्यूमंस में जंप करती है उसको कहते हैं जूनोसिस। इस प्रोसेस को जूनोसिस कहते हैं, उस डिजीज को जूनोटिक डिजीज बोला जाता है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है ना,
कि हमें तो पता था कि भाई ये तो सिर्फ बर्ड्स में होता है, लेकिन ये जो है ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन फॉर्चुनेटली अब तक ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर के कोई भी एविडेंस नहीं आए। लेकिन ये बर्ड टू ह्यूमन ट्रांसफर हो सकता है, बर्ड टू मैमल ट्रांसफर हो सकता है। बाय द वे ह्यूमंस मैमल ही हैं, फिर मैमल टू मैमल भी ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन एनिमल्स के अंदर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अभी तक नहीं मिला। और ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो ये रहा है कि ये जो वायरस है बहुत ही तेजी से म्यूटेट कर रहा है, इसके अंदर बहुत तेजी से म्यूटेशन आ रहा है और बहुत जल्दी ये इवॉल्व हो रहा है। इसके बहुत सारे वेरिएंट्स निकल के आ चुके हैं जो कि इतने स्ट्रांग है, जो जितने मैंने आपको एग्जांपल दिए, कि वो यहाँ पे इसको डेफिनेटली इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जो वायरस है उसका जो एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल है, वायरस के अंदर यूजुअली आरएनए होता है। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिसके अंदर डीएनए भी हो सकता है। एनीवे, जो आरएनए वाला वायरस है इसके अंदर ये अभी एक पर्टिकुलर बर्ड को ही इन्फेक्ट कर पा रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि मैमल के अंदर था नहीं, ये वायरस मैमल के अंदर चले जाएगा लेकिन मैमल को इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका एक वेरिएंट आया है जिसके अंदर आरएनए के अंदर ऐसा इंस्ट्रक्शन लिखा है जिसके कारण ये जो वायरस है मैमल को भी इन्फेक्ट कर पाया। और फिर ये जो डीएनए, ये जो आरएनए है वायरस का, ये और ज़्यादा बदल गया और इसके अंदर एक और नया इंस्ट्रक्शन आ गया कि ये ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे वेरिएंट्स बनते और बढ़ते जा रहे हैं। बस यही यहाँ पे स्टोरी लिखी है, जो मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई है। इस पे प्रीलिम्स में किसी भी पॉइंट पर क्वेश्चन बन सकता है एंड डेफिनेटली जो मेंस में अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन बनता है तब आप इसको लिख पाओगे। वैसे इस पर डायरेक्टली एक क्वेश्चन बनने के चांसेस मेंस पे बहुत कम है, बट प्रीलिम्स में यही क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो जो H5N1 है ये लेट 1990s में हमें मिलता है। इसको एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस बोला गया। एवियन क्योंकि ये बर्ड्स के अंदर था, पोल्ट्री के अंदर था। लेकिन हुआ क्या है कि ह्यूमन केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और लोगों को लग रहा है कहीं ये एपिडेमिक से पैंडेमिक जैसा कुछ बन ना जाए। तो इस वायरस का नया लीनेज आया है, इसको क्लेड भी लिखा होगा कहीं कहीं। क्लेड का मतलब ये होता है कि वायरस का नया वेरिएंट। वो कैसे आ गया कि वायरस म्यूटेट हो गया, इवॉल्व हो गया और उसके अंदर नई म्यूटेशन के कारण नई स्ट्रेंथ आ गई और नए या डिफरेंट एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्ट करने की कैपेबिलिटी भी आ गई। H5N1 जो इन्फेक्शन है वो नॉर्थ अमेरिका में हमें मिला था, लेकिन फॉर्चुनेटली अब तक कोई ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। लेकिन डेफिनेटली एक अलार्म तो बज ही गया है कि शायद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हमें फ्यूचर में देखने को मिले। होता क्या है, 24 के अराउंड, नवंबर के अराउंड कनाडा के अंदर एक पहला ह्यूमन केस हमें देखने को मिलता है। बाय द वे इससे पहले भी यूएस के अंदर कुछ ह्यूमन केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। कनाडा में भी वो आ गया और ये पता नहीं है कि कनाडा में आया कैसे, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे वर्ड लिखा है क्लेड, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसी वायरस के वेरिएंट को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा होता है। अभी माना जाता है कि ज़्यादातर जो केसेस हैं वो डायरेक्ट एक्सपोजर टू बर्ड्स से ही हो रहे हैं। काफ़ी ऑब्वियस है क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन तो है नहीं। तो अगर किसी ह्यूमन को हुआ है तो वो किसी बर्ड के कॉन्टैक्ट से ही हुआ होगा। लेकिन लोग डर रहे हैं कि जितनी तेज़ी से ये वायरस इवॉल्व हो रहा है, म्यूटेट हो रहा है, इसके नए नए क्लेड्स या नए नए वेरिएंट्स बन रहे हैं, कहीं इस वायरस में ऐसी पोटेंशियल तो नहीं आ जाती कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी इसका चालू हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। सीरियन आर्मी ऑन द बैक फुट एज मिलिटेंट्स एंटर एलेप्पो सिटी। अब ये एक जियोपॉलिटिकल इशू है एंड जब भी ऐसा कोई इशू होता है इस पर जो पूरी ज्योग्राफी है उस पर बेस्ड प्रीलिम्स में रैंडमली क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑलमोस्ट हर साल ऐसा क्वेश्चंस आए हैं। इनफैक्ट 2 साल पहले तो एक ही प्रीलिम्स के अंदर 3-4 क्वेश्चंस आ गए थे जो ओवरऑल वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसको लेके। सो हमें सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना है। तो इसमें न्यूज़ क्या है, एक्चुअली क्या है, ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है ये बहुत टाइम से चल रही है। 2011 में पूरा जो मिडिल ईस्टर्न रीजन है जहाँ पे ज़्यादातर डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट्स ही रूल कर रही थी, इन सबको हटाने के लिए एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक मूवमेंट चालू होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं और इसी को नाम दिया जाता है अरब स्प्रिंग। ठीक है, लेकिन बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो अरब स्प्रिंग है इसको दबा दिया जाता है। कुछ कंट्रीज़ में सक्सेसफुल भी होता है। अरब स्प्रिंग माना जाता है कि ट्यूनीशिया में चालू हुआ था और ये पूरे मिडिल ईस्ट में धीरे धीरे फैलता है। ये सीरिया भी पहुँचता है। अब इस सीरिया में जब ये अरब स्प्रिंग पहुँचती है तब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो करंट डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी कर रहे थे और फिर वो
जो पूरा पीसफुल प्रोटेस्ट थी वो वायलेंट प्रोटेस्ट में कन्वर्ट होता है और फिर वो एक आर्म्ड रिबेलियन में चालू हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है। आर्म्ड रिबेलियन में क्या होता है कि लोग गन लेके अब सरकार से लड़ रहे हैं डिक्टेटरशिप खत्म करने के लिए। लेकिन यहाँ पे और भी चीजें हैं। ये तो नॉर्मल प्रोटेस्टर्स थे जो कि अरब स्प्रिंग के पार्टिसिपेंट्स थे। सीरिया के अंदर और सीरिया के आसपास जो लोकेशन है वहां पे एक एथनिसिटी रहती है जिसका नाम है कुर्दिश। ठीक है, अब जो कुर्दिश एथनिसिटी रह रही है उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो आर्म्ड रिबेलियन से डील करने में बिजी है। तो कुर्दिश जो एथनिसिटी है उसके लोग भी बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे कि उनको खुद की एक कंट्री चाहिए जिसको बोला जाता है कुर्दिस्तान। ये अभी ग्राउंड पे एग्जिस्ट नहीं करती बट ये कॉन्सेप्चुअल एक नेशन है। तो ये इनके अंदर भी इनके थ्रू भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट चालू होता है और ये भी मिलिटेंसी को ज्वाइन कर लेते हैं। इनको यूएस भी काफ़ी सपोर्ट करता है, इनकी हेल्प करता है सीरियन गवर्नमेंट से लड़ने के लिए। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए आर्म्ड रिबेलियंस डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे थे। वैसे तो वो नॉर्मल पीसफुल प्रोटेस्ट थी बट लोगों को लगा कि क्यों ना हम गन उठा के लड़ने लग जाए। जो कुर्दिश लोग हैं वो कुर्दिस्तान की डिमांड करने के लिए मौका मिलते ही वो भी गन उठा के लड़ने लग गए गवर्नमेंट से और यूएस उनकी हेल्प कर रहा था। फिर इसी दौरान 2014-2015 में अल कायदा, आईसिस ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं और वो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ते हैं। और आईसिस तो कुर्दिश के अगेंस्ट भी लड़ रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है, हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है, इसलिए इसको बोला गया रशियन सिविल वॉर। ऑब्वियसली बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है एंड बहुत सारे लोगों को सीरियन सिविल वॉर्स को बोला गया। बहुत सारे लोगों को सीरिया को छोड़ के भागना भी पड़ा एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे इनोसेंट लोगों की यहाँ पे डेथ भी हो गई है। अब यही जो सिविल वॉर है इसमें बहुत सारे ग्रुप्स बने। एक ग्रुप का नाम है हयात तहरीर अल शम। अब इसने वापस इस मूवमेंट को रिवाइव करा है, थोड़ा वायलेंस को वापस रिज्यूम करा है और अलेप्पो सिटी में अटैक करा गया जहाँ पे बहुत सारे सीरियन सोल्जर्स जो कि गवर्नमेंट के साथ है, गवर्नमेंट जो कि डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट है और उसके जो लीडर है अभी उनका नाम है असाद, तो इनके अगेंस्ट अटैक करा गया। इसमें माना जा रहा है कि जो इदलिब प्रोविंस है वो शायद इन इंसर्जेंट्स के, इन मिलिटेंट्स के अंदर आ गई हो। ठीक है, और जो 2020 से ये थोड़ा सीरिया में सिविल वॉर रुका हुआ था वो शायद वापस रिवाइव हो रहा है। इनफैक्ट अब आप खुद सोचो, जब कुर्दिश जो मिलिटेंट्स हैं उनको यूएस सपोर्ट करेगा जो कि सीरिया की गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, तो सीरिया की गवर्नमेंट को कौन सपोर्ट करेगा? रशिया एंड ईरान, क्योंकि ये यूएस के ऑब्वियसली बहुत ही बड़े एनिमीज हैं। तो यहाँ पर क्या था कि रशिया एंड ईरान ने जो सीरिया की गवर्नमेंट है, असद की रिजीम है, उसको सपोर्ट करा था, बट फिर भी ये सिविल वॉर वापस रिज्यूम हो चुका है। तो ये पूरी स्टोरी है जो आपको पता होनी चाहिए। इसमें और भी बहुत सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, तो वो अभी टाइम नहीं है उस पूरे को समझाने का, बट ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। तो अब ये क्योंकि न्यूज़ में आ चुका है तो आपको मैप के थ्रू पता होना चाहिए कि कौन कौन सी लोकेशन कहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर अलेप्पो सिटी है, ये आपको पता होना चाहिए कि अलेप्पो सीरिया के नॉर्थ के साइड है। फिर यहाँ पे इदलिब प्रोविंस है पूरी, ठीक है, यहाँ पे इदलिब प्रोविंस है, ये सीरिया के नॉर्थ वेस्ट के साइड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये दोनों सीरिया के अंदर भी है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। फिर क्वेश्चंस बन सकते हैं कि सीरिया की बॉर्डर पे कौन कौन से कंट्रीज लगती है। देखो सीरिया की एक बॉर्डर लगती है डायरेक्टली मेडिटेरियन सी से, ठीक है, एक कंट्री, एक बॉर्डर इसकी लेबनान से अटैच्ड है। नीचे वाला ये जो रीजन है ये गोलन हाइट्स है जो कि किससे अटैच्ड है? ये अटैच्ड है बेसिकली इजराइल से। फिर ये पूरी जो बॉर्डर है ये इसकी जॉर्डन से लगी है और राइट साइड में इराक की यहाँ पे बॉर्डर है। तो सीरिया के जितने भी सराउंडिंग कंट्रीज हैं और पूरा जो बॉर्डरिंग सिनेरियो है वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो सीरिया के अंदर यूफ्रेटिस रिवर बहती है, ये बहुत ही पुरानी रिवर है। पुरानी का मतलब सारी रिवर्स पुरानी होती है, बट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो यहाँ से जो टिग्रिस रिवर आपको दिख रही है जाती हुई और ये जो यूफ्रेटिस रिवर जाती है, इस पूरे रीजन में ही मेसोपोटामिया था जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान एग्जिस्ट करता था। फाइन, एंड यहाँ पे एंटी लेबनन माउंटेन्स हैं जो लेबनन के इस डायरेक्शन में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे लेक अल असाद भी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 3-4 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ये है ग्राउंड रियलिटी। ये जो मैप है ये ग्राउंड रियलिटी है, इससे आपको पता चलेगा, जो मैंने आपको बताया था कि पूरे सीरिया के अंदर डिफरेंट फोर्सेस अपने अपने बेस बना के बैठी है। तो वो क्या है
देखो ये जो नॉर्दर्न पोर्शन है, स्पेशली अगर आप देखो तो ये नॉर्दर्न पोर्शन है, ये वाला पूरा, ये कुर्दिश फोर्सेस के पास है। किसके पास है? कुर्दिश फोर्सेस के पास। ये एथनिक ग्रुप है जो कि यहाँ पे इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहा है। तो इतना बड़ा पूरा पोर्शन कुर्दिश फोर्सेस के पास है, वहाँ पे वो अपनी गवर्नमेंट बना के चल भी रहे हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा ये जो पूरा रेड रीजन है, यही वो रीजन है जो कि सीरियन गवर्नमेंट के पास है अभी। और देखो ये जो इदलिब प्रोविंस है, ये इस रेड के अंदर नहीं आता क्योंकि बहुत सारे जो रेबल फोर्सेज हैं उनके अंदर आ चुका है। ये कुछ ब्लैक फोर्सेज हैं यहाँ पे, ब्लैक छोटे छोटे आपको ग्रुप्स दिख रहे होंगे, ये आइसिल के पास है। आइसिल कुछ नहीं, आइसिल आइसाइस का ही दूसरा नाम है। ये ब्लैक जो रीजन था ये पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन अबू बकर अल बगदादी की डेथ के बाद ये जो रीजन है बहुत छोटा हो चुका है, ठीक है। तो बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ एनालिसिस में, एंड हैव अ गुड डे।